Are you going? Hello, Assalamu alaikum, Dr. Hira. How are you? Alhamdulillah. Thank you, Isra. How are you? I am great. I am great. So welcome everyone to our yet another सेहत hour. और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नया है और बहुत ही मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे जहाँ तक बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है. Before we move on to the topic, first of all, I would like to request Dr. Hira, अगर आप अपना you are not a new face to our audience, but if you would like to introduce yourself to the new people who have joined us in this hour. Assalamu alaikum, everyone. My name is Sira Awan, and I have been working with Sehat Kahani as a clinical psychologist. And I've been very active on social media, and I've been giving sessions and CME sessions to clinics, as well as these Facebook Lives. Um, Okay, great. So thank you so much, Dr. Hira, for introducing yourself. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट चैलेंजेस इन चिल्ड्रन फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव. सो आइडियली हम ये देख रहे होंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जर्नी क्या आइडियल होनी चाहिए बच्चों के अंदर, किस तरह से जो है वो इस डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक आइडियल फेज के मुताबिक हो पा रही है या नहीं हो पा रही. और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि उसकी डेवलपमेंट उस आइडियल फेज के मुताबिक नहीं हो पा रही, तो बहुत सारी बार हम ये नोट करते हैं कि पेरेंट्स या तो डिनायल में चले जाते हैं या वो उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ हेल्प इज नॉट जनरली अवेलेबल इन आर लोकल जो हमारे प्राइमरी और टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स या फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. सो आज का जो हमारा सेशन है वो हर पेरेंट के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा और जो फ्यूचर में अगर किसी भी चैलेंज का आपको सामना करना पड़ता है तो उसकी इनिशियल आपको जो है ना वो उसे किस तरह फेस करना है, उसे किस तरह अंडरस्टैंड करना है, किस तरह आपको अपने बच्चे को और अपने पार्टनर को और अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करना है. So let's right dig into the session. Dr. Hira, सबसे पहले तो आप अगर इस बारे में थोड़ी सी बात करें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट रियली इज दिस टर्म. और अगर हम एक आइडियल स्टेज की बात करें इन्फेंसी से लेकर और एडोलेसेंस तक, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या फेजेस होते हैं? बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर थॉट प्रोसेसेस. हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन जो कि हमने लर्न की है उसको अपनी इनर वर्ल्ड और अपनी आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं. और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शनिंग जैसे लॉजिकल थिंकिंग हो गई और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गए, वो सब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा हैं. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे कि मैंने बात की कि हमारी लैंग्वेज एक्वायरिंग एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं और इसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं. और अगर हमारी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चों में लेट डेवलप हो रही है स्पीच, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम स्टेजेस में जाएंगे. इनिशियली ये कहा जाता था कि बच्चों में शायद कॉग्निशन तब डेवलप होती है जब वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं. लेकिन अभी आजकल वी नो कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो दे किड स्टार्ट्स टू लर्न, मतलब लर्निंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है. अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स हिज और हर इन्वायरमेंट और उसके बाद वो जो कुछ इन्वायरमेंट से लर्न करता है उसको अपने अंदर जो है वो अपने ब्रेन में इंटीग्रेट करता है और उससे अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो डेवलप करता है, वो उस तरह से लर्न करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ 1 month ओल्ड, तो अगर पेरेंट उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय स्पीकिंग टू हिम और हर, तो वो आपको बहुत गौर गौर से दिखेगा. और उसके बाद जैसे 2 to 3 months में अ चाइल्ड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर फेसेस और वो उनको स्माइल पास करेगा जैसे कोई फेमिलियर बंदा उसके आसपास होगा. इसी तरह 4 से लेके 7 months तक अ चाइल्ड इज एबल टू रिकॉग्नाइज हिज और हर नेम. तो इस सब में यह है कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चल रही होती है.
और किड्स आर लाइक एक्सप्लोरिंग, दे लव टू एक्सप्लोर। जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, क्रॉलिंग की स्टेज में आते हैं या वो बैठना शुरू करते हैं, तो वो हर चीज़ को टच करने की कोशिश करते हैं, उसको फील करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो है वो हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दे आर डेवलपिंग देयर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, कि वो कैसी है उनकी इर्द गिर्द की दुनिया। उसके अलावा किड स्टार्ट्स टू लर्न न्यू वर्ड्स। जैसे जैसे पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं या फैमिली मेम्बर्स इंटरेक्ट करते हैं, तो दे स्टार्ट्स टू टॉक स्मॉल वर्ड्स, छोटी छोटी आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे ये स्टेजेस जा रही हैं और मेमोरी डेवलप हो रही है बच्चे की, तो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को लिंक करता है, कि पुराने एक्सपीरियंसेस की बेस पे वो न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो डेवलप करता है। तो इस बात से मुझे याद आया कि आई रिमेम्बर जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, when she was a child she used to like to put fingers in switches। जैसे बच्चों को शौक होता है एक्सप्लोर करने का, और हम उसके पीछे भाग रहे होते थे कि प्लीज डोंट डू दिस। but one day she got a chance, she actually got a chance and she put her finger in the switch, और unfortunately वो switch on था। तो उसको थोड़ा सा शॉक लगा, और उसके बाद शी वाज सो स्केयर्ड कि जब भी वो स्विचेस के पास जाती थी ना, वो पीछे पीछे होती थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना। उससे बेसिकली वी नो कि मेमोरी है, उसके बाद उनको पता है कि वो एक्सपीरियंस उसने लर्न किया है कि मुझे स्विच के करीब नहीं जाना, दिस इज हार्मफुल फॉर मी। तो इसी तरह बाय द एज ऑफ लाइक 12, उसके बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, आपकी छोटी छोटी कमांड्स जो हैं वो फॉलो करना शुरू करते हैं, कि सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरह की कमांड। उसके अलावा बच्चे जो है वो पेरेंट्स का रिएक्शन चेक करते हैं, लाइक कुछ चीज़ें फेंकने से, लाइक खाना फेंक दिया। और उसके अलावा अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, कि सर्टन फूड जो है वो उनको अच्छा लग रहा होता है, और अगर कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लग रही होती है तो दे जस्ट ट्राई, और उनको मतलब वो नहीं करना चाह रहे। तो ये दीज आर फ्यू स्टेजेस इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो जैसे जैसे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, वैसे वैसे देर आर फ्यू थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट ही और शी लर्न्स। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आप किसी 2-3 महीने के बच्चे के सामने से कोई टॉय लेकर अपने पीछे छुपा लेंगे, तो ही और शी वुड स्टार्ट क्राइंग कि शायद वो टॉय खत्म हो गया या नहीं रहा। लेकिन कुछ अरसे बाद, यही 5-6 मंथ का जब बच्चा होगा, तो उसको पता होगा कि टॉय अभी भी मौजूद है और वो पीछे छुपा है। तो बेसिकली इस तरह से वो अपनी एनवायरनमेंट से लर्न कर पाता है। अब ये कुछ जैसे हमने फेजेस डिस्कस किए हैं, एंड इफ यू ऑब्जर्व पेरेंट्स बेसिकली, कि आपके बच्चे को अगर कुछ इंफॉर्मेशन सिखाई है या कुछ चीज़ें हैं और वो चीज़ें भूल गया है, मेमोरी उसकी नहीं है, तो दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैग आ रहा है, कि ही इज लैगिंग बिहाइंड। तो यहाँ पे यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। बेसिकली जैसे हमने बात की कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस आ जाती है आपकी, तो इंटेलिजेंस हम जानते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखकर हम जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, राइट। सो डॉक्टर हिरा, एज यू एक्सप्लेन कि ये हमारे कुछ लर्निंग फेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशन रिटेनिंग के फेज होते हैं, और आपने ये भी मेंशन किया कि कहीं कहीं अगर गैप आने लगे, अक्सर जो है वो हम ये नोट करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एकेडमिक एक्सपीरियंस में देखूं, तो कुछ बच्चों को लेबल कर दिया जाता है दैट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, और उनको बहुत सारी टैगिंग कर दी जाती है, डफर, स्लो लर्नर, और थिंग्स लाइक दैट। तो कौन सी ऐसी कॉमन इम्पेयरमेंट्स हैं, या कौन से ऐसे कॉमन माइल्ड, लाइक बेसिक लेवल के, जिनके साथ हम डील कर सकते हैं बहुत इनिशियली और वो ठीक हो जाती हैं, और कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि जो है वो क्रॉनिक या लार्जर टाइम पीरियड के लिए जो है वो हम उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं? सो इफ यू कैन explain what kinds of disorders they are and what are the stages of their identification and treatment. सो बेसिकली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट देर आर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स टू। तो मोस्ट कॉमन जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स देखी जाती हैं बच्चों में, उनमें सबसे पहले ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
जो कि माइल्ड से मॉडरेट से लेकर सीवियर तक रेंज कर सकता है, और इट्स मोस्ट कॉमन इन बॉयज़। गर्ल्स में भी होता है लेकिन बॉयज़ में हमने ज़्यादा देखा है। उसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रिकॉग्नाइज होती हैं और लोगों को नहीं पता चलता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम learning disabilities. I remember I was attending a conference, and there the speaker told everyone that he discovered in his university life that he was suffering from learning disabilities. तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें जो हैं वो कभी एक्सप्लोर नहीं हो पाती हैं, नहीं पता चल पाता है। उसके अलावा एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन है आजकल, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। तो उसके लिए पेरेंट्स को काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे की अटेंशन जो है वो, और उसके अलावा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है। सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जहाँ तक बात है तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, जैसे कि मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को, डिस्कैलकुलिया जिसे हम कहते हैं। उसमें बच्चा मैथ्स और नंबर्स में कंफ्यूज होता रहता है, उसको नहीं समझ आती कि किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब होगा। नंबर 2 जो कॉमन चीज़ है वो है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा कैन रीड ABC बट ही कैन नॉट मेक वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। जैसे आई एंड इस, ही कैन रीड इट लाइक आई एंड एस, बट अगर आपसे पूछेंगे कि अच्छा क्या होगा तो ही वोंट बी एबल टू से इज। और अनफॉर्चुनेटली जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं डिसलेक्सिया में, जैसे मैं अगर बोलूँ कि डिसलेक्सिया इज समवट कॉमन, तो स्कूल भी उस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते और टीचर्स भी उस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, और ऐसे बच्चे बहुत कम एज से ही इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं कि मे बी मैं टफर हूँ, मे बी मैं इतना जीनियस नहीं हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के बच्चे ये सब मामूली चीज़ें कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। Recently, I observed this in one of my cousins. Like he was in 3-4 class, and like उसकी अम्मी ने मुझे बोला कि इसको थोड़ा सा टेस्ट प्रिपेयर करवा दें। तो I realized कि he wasn't able to pronounce small words. उसको नहीं समझ आ रही थी, and he was like वो रट्टा लगा रहा था कि एक एक वर्ड की स्पेलिंग याद करके वो क्वेश्चन आंसर याद कर रहा था। तो आई रियलाइज कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, और उसकी टीचर्स को कभी इतना आइडिया नहीं हो सका कि इसको डिसलेक्सिया हो सकता है इस बच्चे को। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टीचर्स को और स्कूल्स को स्पेशली इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी आगाही देनी चाहिए कि बच्चों में ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके अलावा एक और जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो ये इस तरह की हो सकती है कि अ चाइल्ड माइट बी एबल टू रीड अ थिंग और स्टोरी, बट ही और शी वोंट बी एबल टू कम्प्रीहेंड इट। उसको समझ नहीं आएगी कि इसमें बात क्या हो रही है। स्टोरी टेलिंग उससे कंपाइल नहीं हो पाएगी। नहीं, उसको समझ नहीं आएगा कि इसका थीम क्या है या बात क्या हो रही है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों में। तो अगर ये चीज़ें हम बहुत कम एज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो वी कैन एक्चुअली यूज रेमेडियल थेरेपी एंड अदर थिंग्स टू इम्प्रूव दीज कंडीशंस। ये कंडीशंस इम्प्रूव हो सकती हैं। बट ऑटिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वी नो कि देयर इज नो क्योर। We can manage it, and I know it's very tiring and very challenging for the parent, but it can be managed. And ADHD के लिए भी हम हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं, और उनको जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर हिरा, एक तो आपने थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू हमें प्रोवाइड किया इन डिसऑर्डर्स का। जैसे आपने जो है वो ऑटिज्म की बात की, आपने ADHD की बात की और आपने डिसलेक्सिया की बात की। हमारे जो है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स और जो लोग जो हैं वो स्कूलिंग सिस्टम को जो मैनेज करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको ये आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर सिलेबस पढ़ाना है तो उसे किस तरह से हर डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी के बच्चे को किस तरह पहुंचाना है, वो हमारे करिकुलम का या वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। तो एक तो ये कि बीइंग अ पेरेंट,
आप किस तरह से बचपन से अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं? तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मेरा जो बच्चा है वो स्लो लर्नर है, अभी आपको पूरी तरह पता नहीं है कि उसको जो है वो कौन किस तरह की बीमारी है, किस स्टेज में है वो, तो आपका क्या पहला स्टेप होना चाहिए? एंड हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दैट दिस support of parent and teacher is in developing a child's cognitive development? Because ऐसा भी होता है ना कभी कभार कि बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बट उसे कंपैरिजन करके स्कूल के अंदर डांट डपट करके वो इतना इनसिक्योर हो गया, वो इतना आइसोलेट हो गया कि जो चीज उस वक्त ठीक हो सकती थी बेसिक काउंसलिंग के थ्रू, वो एस्केलेट कर गई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे हमने बात की कि हमने पहले स्टेजेस डिस्कस की थी कॉग्निटिव जी। डेवलपमेंट की। तो वहाँ जी। पे इफ़ यू रियलाइज कि यहाँ पे लैग आ रहा है, क्योंकि इनिशियली हमें पता चल जाता है कि इफ अ चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, तो आपको पता चल जाएगा कि बाय 12 मंथ्स ही वोंट बी रिस्पॉन्डिंग टू हिज और हर नीड। तो वहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप उसको इनिशियली जो है, जैसे हम जानते हैं कि ऑटिज्म में सोशल जो उनकी इंटरेक्शन होती है कैपेसिटी या एबिलिटी, वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई होती, एंड दे वांट टू बी आइसोलेटेड, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो आप उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, और उनको छोटी छोटी चीज़ों से रीइंफोर्स कर सकते हैं। इसी तरह जैसे बात हुई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, जैसे डिसलेक्सिया की बात की। इनिशियली प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर यहाँ पे जब तक माएँ बच्चों को सिखाती हैं तो अल्फ़ाबेट सिखाती हैं, ABC। तो डिसलेक्सिया में बच्चे को ABC पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको वर्ड्स बनाने में प्रॉब्लम है। हम्म। तो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि उसको वर्ड्स जो है वो बनाने में प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप साउंड्स के थ्रू जो है वो बच्चे को जो है वो जेनेटिक्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो उससे जो है वो काफ़ी हेल्प हो सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो कि बर्डनाइज बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। उनको स्टडीज़ का बर्डन होता है। तो अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो आप उसको इनकरेज करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनकरेज करें, ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और उसके बाद उसको बताएं कि एवरीवन हैज़ हिज और हर ओन पेस। तो यस। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सबके साथ मिलकर ही वो करें। sometimes you need to like give a lot of time to certain things. हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगे, but you are बिल्कुल। actually able to do that. तो इंकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फैमिली इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को क्रिटिसाइज ना किया जाए, जैसे आपने पहले भी बोला कि कंपैरिजन जब आता है, इवन सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन आ जाता है जी। बिल्कुल। कि बिल्कुल। देख लो तुम्हारी बहन बहुत अच्छा पढ़ रही है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो उससे भी उनकी जो है सेल्फ स्टीम बहुत वो हो जाती है। तो बिल्कुल। ये कंपैरिजन और ये चीज़ें अगर अवॉइड की जाएं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए, तो उससे जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। राइट, राइट। सो डॉक्टर हिरा, आई रिमेम्बर, आई थिंक मेरे बचपन में तो मैंने कभी ईसीडी सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, बट इन पास्ट फ्यू years the concept of early childhood development has gained a lot of momentum in Pakistan. There were also a lot of studies which said that this learning phase of child, uh, even it doesn't start even after birth, it starts way before that, when the fetus starts developing in a mother's womb. So then there were a lot of ECD concepts जो कि schools के अंदर भी integrate किए गए, जो कि different जो Montessori's हैं, nurseries हैं उनके अंदर. So uh, how helpful is ECD? How helpful is early childhood development? और क्योंकि ये हम पेरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में किसी मॉन्टेसरी या किसी ईसीडी सेंटर नहीं भेजना चाहते, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स जिसके थ्रू अपने बच्चे को वो बेहतर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? अगर हम बिगनिंग की बात करें, तो इफ़ अ चाइल्ड इज़ लाइक 6 मंथ्स ओल्ड या उससे कम है, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू हिम लाइक अपने मतलब फेशियल एक्सप्रेशन उसको शो करें, ताकि मतलब वो देख सके कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, साउंड्स निकल रही हैं तो किस तरह होगा। बेसिकली बच्चे जो बोलना सीखते हैं वो देख कर सीखते हैं कि पेरेंट्स किस तरह बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो आप उसको पिक्चर्स दिखा सकती हैं, आप उससे बात कर सकती हैं।
और जितना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन होगी बच्चे के साथ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम उससे बड़े बच्चों की बात करें तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट चीज़ों को। और हम एक चीज़ है कमेंट्री करना, कि वो जो कर रहे हैं उनको बताएं कि अच्छा आप ये करें, अच्छा अभी आपने ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रखा है, उसके बाद आप ये वाला रखेंगे। उससे ये होगा कि उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और उनकी जो लैंग्वेज एक्वायरिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग, जैसे हमने बात की कि उनको स्टोरी टेलिंग किया जाए और उनके साथ प्रिटेंड प्ले किया जाए कि अच्छा मैं ये प्रिटेंड करती हूँ कि मैं ये हूँ, अच्छा आप ये प्रिटेंड करें आप ये हैं, तो हम इस तरह से डायलॉग इनिशिएट करेंगे। इससे ये होगा कि उनकी जो राइट राइट। इमेजिनेशन की पावर है वो इंक्रीज होगी। तो और उसके अलावा उनको जो है छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 से 4 साल का बच्चा है तो कुछ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं और उनको भी इंकरेज किया जाए इन चीज़ों के लिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बिल्कुल मामूली मामूली, इनको करके जो है ना हम उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। परफेक्ट, दैट साउंड्स वेरी डुएबल डॉक्टर हिरा। आई थिंक इसके लिए जो है वो कोई आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा हासिल करने की जरूरत नहीं है। इन छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हम अपने बच्चों को बेहतर कॉग्निटिव और डेवलपमेंट दे सकते हैं। देयर इज वन अनदर क्वेश्चन जो कि आई रिमेम्बर हमारा जब पहले भी हमारी गुफ्तगू होती रही है मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो हम ये बात करते हैं कि बिकॉज मेंटल हेल्थ, चाहे वो एडोलेसेंट केयर हो चाहे वो अडल्ट केयर हो, इज वेरी स्टिग्मेटाइज्ड इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो अगर किसी पेरेंट को रियलाइज होता है कि उसके बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी भी है इस तरह हम्म, की किसी लर्निंग इम्पेयरमेंट की, तो वो सबसे पहले कह देते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम इतने जीनियस हैं तो हमारा हमारे बच्चे को कैसे इस तरह की कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है, यू नो। सो देयर इज ऑलवेज दिस डिनायल। बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि दो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक से। एक तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से आप इस हवाले से एक प्रोफेशनल हेल्प हासिल कर सकते हैं। सो हु इज द राइट पर्सन टू गो टू, बिकॉज व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज यू डोंट नो रियली वेयर टू गो, राइट। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आप लिंग्विस्ट। सो हु इज द राइट पर्सन टू गो टू? एंड द सेकंड क्वेश्चन that I think that would be the my last question for you today is that कि क्या हम इस काउंसलिंग को तभी सीख करें जब हमें लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर कोई लर्निंग इम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, या अगर हम सिर्फ अपने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को असेस करना चाहते हैं तो भी हम इस तरह की हेल्प के लिए जो है वो किसी को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे अब पेरेंट्स का डिनायल आ जाता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिनायल को जो है ना उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। कि उस डिनायल की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो हेल्प नहीं सीख कर पाते हैं। तो जब वो डिनायल चला गया है, पेरेंट्स फाइनली एक्सेप्ट कि हाँ हमें जो है वो बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है पाकिस्तान में स्पेशली कि कहाँ दिखाया जाए क्या चीज़, किससे हेल्प सीख की जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि इफ़ यू फीलिंग कि आपके बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो थोड़ा लैक कर रहा है, तो आप उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से असेस करवा सकते हैं, ठीक है, और साइकेट्रिस्ट से भी असेस करवा सकते हैं इन केस ऑफ ऑटिज्म और एडीएचडी। तो ये वो लोग हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। बेसिकली कुछ टेस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे पे, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, एडीएचडी के लिए कॉर्नर्स हो गया, और ऑटिज्म के लिए हम कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो इन टेस्ट की मदद से हम असेस करते हैं कि बच्चे में ये डेवलपमेंटल इश्यूज किस हद तक हैं भी या नहीं हैं, या वो कहीं पे बिल्कुल। लैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इफ़ यू फील कि आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि नहीं मेरे बच्चे में थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप बहुत आराम से किसी भी साइकोलॉजिस्ट या कहीं भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स आजकल पाकिस्तान में हैं काफ़ी, लाइक कराची में भी हैं, जहाँ पे एडीएचडी सेंटर्स और इस तरह की जगह जगह हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए जो है वो असेसमेंट करवा सकते हैं कि आया कहीं मेरे बच्चे में ये कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो बिल्कुल। आप इन जगहों को सीख कर सकते हैं। And for example, if I just want to check that you know everything is normal, I know that पहले जमाने में एक जो है वो IQ टेस्ट होते थे और एक स्टैंडर्ड होता था इंटेलिजेंस का, but things have changed a lot. When a child is not
able to do very well in behavioral जो हमारा एक standard, for example maths, chemistry, physics में अगर वो इतना strong उसका नहीं है, तो हम देखते हैं कि उसकी imaginative और जो है वो artistic field बहुत strong है. So how important is this balance, or is, for example, is it good for a child to be like very genius in all of the subjects, या तो अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और दूसरे में कहीं लैग कर रहा है, तो इज दैट ओके? आई थिंक इट्स ओके बिकॉज हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक की अपनी टैलेंट है, हर एक के अंदर यू नो दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं. अगर सब एक जैसे होंगे तो फिर यकसानियत हो जाएगी और फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा. मतलब थिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, हर बच्चे की अपनी मेंटल कैपेसिटी है, उसके अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट्स है. कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग लाइक इतने अच्छे नहीं होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में. तो सबसे बेस्ट चीज इसमें ये है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट और टैलेंट जिस चीज में ज्यादा है, आप उस चीज को ज्यादा फोकस करें. क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ करेंगे तो आप ऑब्वियसली सक्सीड होंगे. और उससे आपका जो है आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होगी. और इस चीज को रियलाइज करना जरूरी है. Completely agreed. Thank you so much, Dr. Hira, for joining us for today's session. We will wrap it up over here, and we hope that this session was helpful for you and your family members and your friends. And let's meet again next week for another yet interesting Sehat Hour. La Hafiz. Thank you. Yes, thank you, Isra.